हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स कोड के बारे में। जेनेटिक कोड क्या होते हैं? तो दोस्तों, जेनेटिक कोड ठीक वैसे ही हैं जैसे हम कोई भी इंफॉर्मेशन अपने मोबाइल पे या अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे कोडिंग फॉर्म में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास ओटीपी आता है, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करते हैं या अपने बैंक अकाउंट्स के साथ कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे पास एक ओटीपी आता है। उस ओटीपी के अंदर क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पास कोई मैसेज करता है तो उसमें भी इंफॉर्मेशन होती है। जो कंप्यूटर होता है वो भी एक डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज पे काम करता है, उसके अंदर भी कोडिंग जो सिस्टम होता है। तो ये सारी जो सिस्टम हैं वो सारे कोडिंग से चलते हैं। ये कोडिंग क्या करता है? इन्फॉर्मेशन जुटाने का काम करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। और ठीक वैसे ही लिविंग सिस्टम के अंदर भी इंफॉर्मेशन को जनरेट करना या इंफॉर्मेशन को फ्लो करना जो काम होता है इंफॉर्मेशन फ्लो करने का, वो होता है जेनेटिक कोड का। अब ये जो जेनेटिक कोड है वो करता क्या है, किस प्रकार से हमें दिखाई देता है, यानी कि हमें सेल के अंदर किस प्रकार से इसकी जो प्रेजेंस है वो दिखाई देती है या किस फॉर्म में ये मौजूद होते हैं और अपना जो रोल है वो क्या प्ले करते हैं एक सेल के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हैं? जेनेटिकली स्टेबल हैं और उनकी अपनी खुद की एक जेनेटिक्स होती है। जैसे पेड़ पौधों की अपनी एक जेनेटिक्स है, इंसानों की एक अपनी जेनेटिक्स है, या किसी भी छोटे कीट जो जानवर हैं उनकी अलग अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसे करके सबकी अपनी अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो होती है कोड के फॉर्म में, और उसी इन्फॉर्मेशन वाले जो कोड हैं उनको बोलते हैं जेनेटिक कोड। अच्छा, ये कोड के फॉर्म में कैसे होती है? देखिए, कोई भी प्लांट है, आप किसी भी प्लांट को उठा लो, मैंगो, एप्पल या कोई भी प्लांट है, तो वो प्लांट अपना जो प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा या अपनी संतति को बनाएगा तो उसके जैसी ही बनेगी वो। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर जो उसकी प्रोजेनी या उसकी जो संतति या उसकी जो जनरेशन है उसके अंदर क्या हुआ कि उस पेरेंट्स के जो जीनोम है, उस पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स हैं, वो क्या करे, उन्होंने क्या किया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो की एक पीढ़ी टू दूसरी पीढ़ी। तो हुआ क्या कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो नेक्स्ट प्रोजेनी है उसके अंदर प्रोड्यूस हो गई, और वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही अपना क्या कर रही है, कमाल दिखा रही है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी हम यही डिस्कशन करेंगे कि ऐसे कोड कितने होते हैं या किस प्रकार से एक सेल के अंदर जो प्रोटीन बनती है वो किस प्रकार से कोडोन से बनती है, या किस प्रकार से ये कोडोन रिस्पॉन्सिबल है एक ऑर्गेनिज्म को उसकी शेप, साइज या उसके करेक्टर या उसकी मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड कराने के लिए। तो देखिए, इसकी जनरल सी डेफिनेशन है कि जेनेटिक कोड इज डिफाइंड एज द बेस्ड ऑन कोड वर्ड। कोड वर्ड का मतलब जैसे मैंने बताया अभी कि कोड वर्ड के फॉर्म में होती है जिसको हम कोडोन्स बोलते हैं, फाउंड इन एमआरएनए। देखिए, एमआरएनए का मतलब क्या है? देखिए, मैंने अभी बताया कि सभी वायरस को छोड़ के कुछ वायरसेज हैं जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। बाकी जितने भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड या हेलिक्स फॉर्म में होता है। तो इस डीएनए के अंदर क्या होते हैं? जेनेटिक्स कोड होते हैं। ये जो जेनेटिक कोड है वो मौजूद होते हैं किस फॉर्म में? एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन, इस फॉर्म में। ये एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, इनके बारे में अगर आप इनकी स्ट्रक्चर और इनके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो चैनल पे आप जाके, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख सकते हो कि ये किस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर वो एग्जिस्ट करती है सेल के अंदर। तो देखिए, ये अपना डीएनए है। इस डीएनए के अंदर क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आपके आरएनए का निर्माण होता है या आरएनए का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है इसके द्वारा आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये एक फ्लो हो गया इंफॉर्मेशन का। पहले डीएनए था, उसके बाद आरएनए बना, उसके बाद प्रोटीन बना। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक कोई सेंडर है, कोई मैसेज को सेंड करने वाला है। जैसे मैं हूं, मैंने किसी पर्टिकुलर इंसान को या पर्टिकुलर बंदे को मैसेज किया अपने मोबाइल से, तो मैंने कोई भी कोड लिखा, जैसे मैंने कोई धनराशि लिख दी 15,000 रुपये, तो उसमें कोड लिख दिया 15000000 जो भी है। तो उसमें क्या हुआ कि एक एक इंफॉर्मेशन एक मैसेज के अंदर मैंने डाल दी। वो मैसेज गया कहाँ पे? उसकी फ्रीक्वेंसी गई जो नियर बाई टावर है उसके ऊपर, वहाँ से
मैं जो रिसीवर है उसके आसपास में जो टावर है वहाँ पे जाएगी वो इन्फॉर्मेशन, और वहाँ से उसके मोबाइल में जाएगी। तो इस प्रकार से ये फ्लो करेगी, इस प्रकार से ये बहेगी। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन थी डीएनए के पास, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन गई आरएनए के पास, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन गई प्रोटीन के पास। तो इस प्रकार से ये एक फ्लो होता है, ठीक है। तो जेनेटिक कोड इज द इंस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन को बनाने वाले, रिटर्न इन डीएनए इन ट्रिपलेट कोडोन, मतलब ये डीएनए के अंदर ट्रिपलेट यानी 3 कोडोन है ना। एक कोड जेनेटिक कोड को बनाने के लिए ट्रिपल, जो ये 3 जैसे ACG ऐसे 3 न्यूक्लियोटाइड की जरूरत होती है। तो ट्रिपलेट फॉर्म में रहते हैं ये। विद इन द ईच सेल, मतलब प्रत्येक सेल के अंदर मौजूद होते हैं हमारी बॉडी की या किसी भी लिविंग सिस्टम की। द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम मतलब डीएनए फ्लो कहाँ से होगा, डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, मतलब डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो जाएगी आरएनए के अंदर, आरएनए से प्रोटीन के अंदर चली जाएगी। तो इस प्रकार से एक तो ये फ्लो होती है, वो तो होती रहती है एवरी सेकंड। हमारी बॉडी है किसी भी लिविंग सिस्टम की बॉडी हो उसमें ये इन्फॉर्मेशन चलती रहती है। जब जब हमें प्रोटीन की जरूरत होती है तब तक ये इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है। अदरवाइज ये एक इन्फॉर्मेशन और भी होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसमें क्या होता है, स्पर्म और ओवम है वो फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने से क्या हुआ कि स्पर्म है वो मेल की इन्फॉर्मेशन लेके आया, ओवम है वो फीमेल की इन्फॉर्मेशन लेके आया। तो मेल एंड फीमेल का जो इन्फॉर्मेशन था किस फॉर्म में है, मेल का स्पर्म के फॉर्म में, फीमेल का एग के फॉर्म में, दोनों फ्यूज हो गए। तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई और उसी इन्फॉर्मेशन से क्या बनता है, एक चाइल्ड बनता है, एक एम्ब्रियो बनता है, एक जाइगोट बनता है। तो वैसे ही एक तो वो फ्लो हो गया इन्फॉर्मेशन का, एक सेल के अंदर फ्लो कैसे हो रहा है, तो डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन ऐसे फ्लो हो रहा है। और ये क्या होता है, ये फ्लो जो इन्फॉर्मेशन का है वो यूनिडायरेक्शनली होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होता है, इरिवर्सिबल होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वापस ऐसे नहीं है कि प्रोटीन से डीएनए का निर्माण हो जाए या डीएनए का फॉर्मेशन हो जाए। तो इस प्रकार से ये जो फ्लो है वो इस प्रकार से जेनेटिक कोड का वो होता है। उसके बाद इसको प्रपोज किसने, यानी इसको दिया किसने इस थ्योरी जेनेटिक कोड को, तो गेमो, जो जॉर्ज गेमो नाम के साइंटिस्ट है उन्होंने इसको दिया। उसके बाद डिस्कवर किया एक तो निरेनबर्ग और एक मेथाई एंड खुराना, नॉट कोरोना, खुराना, हरगोविंद खुराना, जैसा कि आप सब जानते हो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं। तो ये तीनों साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया और इसको प्रपोज किसने किया, गेमो ने। तो ये था इसका थोड़ा हिस्ट्री और इसकी बेसिक डेफिनेशन। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार के होते हैं जेनेटिक कोड के, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं जेनेटिक कोड के वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो करेक्टर है वो है इट इज़ ए ट्रिपलेट कोडोन। ट्रिपलेट कोडोन का मतलब है कि ये 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल AUG, ये 3 न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन, यूरेसिल एंड ग्वानिन। ये 3 न्यूक्लियोटाइड हैं जिनसे मिलके एक जेनेटिक कोड है वो बना है हमारा। अब बात आती है कि ये ट्रिपलेट के फॉर्म में क्यों मौजूद होते हैं। देखिए फंडा कुछ ऐसा सा है कि सबसे पहले साइंटिस्टों ने ये सोचा कि ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है हो सकता है कि एक कोडोन के फॉर्म में होगी। मान लीजिएगा कि किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए किसी एक कोडोन की ज़रूरत होती है एक अमीनो एसिड के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं वो प्रोटीन बनाने के लिए 21 अमीनो एसिड है उनको काम में लेती हैं। 21 अमीनो एसिड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। मान लो कोई भी एक जो न्यूक्लियोटाइड है एक अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये तो 4 ही होते हैं हमारे में मौजूद, साइटोसिन हो गया, ग्वानिन हो गया और आपका यूरेसिल हो गया। तो ये mRNA पे प्रेजेंट 4 कोडोन है या 4 न्यूक्लियोटाइड हैं जो कि एक एक अमीनो एसिड को रिप्लाई करेंगे, एक एक अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ तो 4 अमीनो एसिड हुए ना, बाकी 16 या 17 को कौन कोडित करेगा या कौन से कोड हैं जो कि उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखा गया कि यार 2 कर देते इसमें, मान लो AGCA ऐसे 2 कर देते हैं। तो 4 कोड थे, 4 को 2 बार किया तो कितने हुए, 16 हुए। फिर देखा कि ये तो फिर भी 20 से कम हो रहे हैं, तो क्या किया जाए। तब जाके एक फंडा और दिया उन्होंने, एक थ्योरी और दी कि 4 की जो क्यूब है यानी कि 3 जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनका एक कोडोन बनाते हैं। तो जब 3 का
3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडोन, एक जेनेटिक कोड बनाया गया। दैट मीन्स वहाँ पे जाके क्या हुआ, 64 बने, 64 बने। तब जाके ये माना गया कि हाँ अब ये अमीनो एसिड को फुलफिल करते हैं। तो अब आप कहोगे कि 21 अमीनो एसिड या 21 अमीनो एसिड 64 तो ये बहुत ज़्यादा हो गए। तो होता क्या है कि एक अमीनो एसिड एक से अधिक जो जेनेटिक कोड हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। यानी कि एक से अगर एमआरएनए पे जो जेनेटिक कोड हैं वो एक ही अमीनो एसिड के लिए 3-4 कोडोन हो सकते हैं। ये क्यों होते हैं, इसके लिए भी इसका भी एक लॉजिक है या एक रीज़न है इसका भी। वो रीज़न ये है कि ये ऐसे होंगे ना तो हमारे अंदर म्यूटेशन बहुत कम होगा और हमारी जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी। क्योंकि अगर एक ही कोड हुआ, एक ही यूनिवर्सल कोड हुआ तो क्या होगा कि वो कभी क्या हो सकता है, उसके अंदर फेरबदल हो सकता है, उसके अंदर चेंजेस आ सकता है। तो क्या होगा, वहाँ पे म्यूटेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो वो बहुत जल्दी इवोल्व हो जाएगी वो सेल। तो इससे बचने के लिए जो नेचर है या कोई भी कुछ भी कह लो, सेल है या जो भी है, वो क्या करती है, एक्यूरेसी के लिए एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोड बनाए गए। तब जाके ये 64 जो जेनेटिक कोड वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या किसको कोडित करेंगे, 21 अमीनो एसिड को। तो यहाँ पे इसलिए ट्रिपलेट नाम दिया गया इनको। समझ में आया कि 3 कोडोन ही क्यों होते हैं। दूसरी बात आती है कि ये कोमा फ्री होते हैं। तो देखिए कोमा फ्री कैसे होते हैं ये। देखिए कोई भी एमआरएनए है, मान लो ये एमआरएनए है और इस एमआरएनए पे ये जेनेटिक कोड मौजूद है। तो इस प्रकार से ये जो जेनेटिक कोड हैं वो इनके बीच में, जैसे मान लो ये एक जेनेटिक कोड हो गया, ये एक जेनेटिक कोड हो गया, तो इनके बीच में कोमा नहीं होगी। दूसरा, इनको जब टीआरएनए आएगा इनके पास अमीनो एसिड लेकर, जब टीआरएनए आएगा तो वो स्किप नहीं करेगा कभी भी, या राइबोसोम भी स्किप नहीं करेगा। एक जेनेटिक कोड पे एक अमीनो एसिड अटैच होने के बाद ही दूसरा जो जेनेटिक कोड है वो उस साइट पे आएगा या उस साइट पे प्रोटीन बनाने के लिए आएगा। तो वो स्किप नहीं करेगा और इसलिए इसमें क्या नहीं होता है, कोमा नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जेनेटिक कोड कोमा फ्री होते हैं। इनके बीच में कोई कोमा नहीं होती। 3 कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए, फिर से 3 कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए, फिर से 3 कोडोन एक अमीनो एसिड, इसलिए ट्रिपलेट के फॉर्म में एक्यूरेट होते हैं ना कि इनके बीच में कोई भी कोमा होती है। ठीक है, जो थर्ड आता है वो होता है इट इज नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब है कि जो जेनेटिक कोड हैं, जैसे मान लो ACC, जैसे मान लो ये कोड है, फिर ये इस प्रकार से नहीं होंगे, ना ही इस प्रकार से होंगे, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। फिर चौथा आता है कि इट इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है कि ये वही बात है जैसा कि मैंने बताया कि एक अमीनो एसिड के लिए एक जेनेटिक कोड ही होगा। अब मान लो AUG आया तो AUG के लिए मीथियोनिन ही होगा, ना कि कोई और अमीनो एसिड आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हर एक अमीनो एसिड के लिए एक जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होगा, यानी एक ही होगा उसके लिए। समझ गए। उसके बाद आता है इट इज द डीजेनरेट मतलब अपहाइस्ता। मतलब कहने का ये मतलब है कि मान लो ये 3 कोडोन है, 3 डिफरेंट टाइप के कोडोन है, लेकिन ये किसी एक ही ग्लाइसिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अमीनो एसिड को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये 2 कोडोन निश्चित हैं लेकिन ये एक चेंज हो जा रहा है। तो अगर ये चेंज भी हो गया ना तो भी ग्लाइसिन ही आएगा। मान लो एडेनिन की जगह साइटोसिन आ गया, एडेनिन की जगह यूरेसिल आ गया, तो भी ग्लाइसिन ही आएगा। तो 2 की एक्यूरेसी हो रही, एक की अपहास्यता हो रहा है, अपहास हो रहा है, इसका अपहास हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इट इज ए डीजेनरेट, है ना। फिर लास्ट आता है आपका 6 है, वो है जेनेटिक कोड हैज पोलरिटी। अब पोलरिटी का मतलब क्या है कि जेनेटिक कोड है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रीड होंगे। अब एक डायरेक्शन कौन सी है, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही रीड होंगे। यही डायरेक्शन होती है रेप्लिकेशन की, यही डायरेक्शन होती है ट्रांसक्रिप्शन की, यही डायरेक्शन होती है ट्रांसलेशन की। तो जो mRNA है, हमारे पास जो mRNA है उसका 5 प्राइम इधर है, 3 प्राइम इधर है। तो यहाँ पे मौजूद जो जेनेटिक कोड हैं उनकी जो पढ़ने की जो डायरेक्शन है
यानी कि जो टीआरएनए आके लगाएगा इन पे, वो यहाँ से इधर की तरफ लगाएगा। तो हमेशा इसकी जो पोलरिटी है, जेनेटिक कोड हैज़ पोलरिटी, मतलब इसके पास जो डायरेक्शन है जेनेटिक कोड की, वो रीड करने की जो दिशा है वो क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। अब हम डिस्कस करते हैं वोबल बेस हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस क्या है या क्या बताती है हमें? देखिए ये दिया था, ये हाइपोथेसिस दी थी फ्रांसिस क्रिक ने, जो क्रिक और वाटसन ने मॉडल दिया था 1953 के अंदर, उसके बाद दी गई 56 के अंदर। फ्रांसिस क्रिक और जेडी वाटसन ने क्या किया था, सबसे पहली बार दुनिया को बताया था कि डीएनए है वो इस फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में होता है डीएनए, सबसे पहली बार ये 3D मॉडल दिया था इन्होंने, जिसको 3D मॉडल या डीएनए का 3D मॉडल बोलते हैं। तो वही फ्रांसिस क्रिक थे जिन्होंने वोबल बेस हाइपोथेसिस दी थी। इस हाइपोथेसिस में उन्होंने क्या बताया, देखिए इन्होंने ये बताया कि जो mRNA होता है, जो mRNA होता है, उस mRNA पे बेस पेयर होते हैं। ये बेस हैं यानी न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या होता है कि 3 कोडोन, जैसे मैंने अभी बताया था AUGCCA, इस प्रकार से कोडोन है। तो इनमें क्या होता है कि जब tRNA आता है तो tRNA आएगा, मान लो ये tRNA है, इसके सेप्ट्राम, यहाँ पे अमीनो एसिड है। तो यहाँ पे मान लो 1 2 3, ये एंटी कोडोन पे कोड मौजूद है 1 2 3, है ना। जैसे मान लो AUG के लिए AUG, ये कोडोन मौजूद है। और इसके नीचे अगर mRNA होगा तो उस पर क्या होगा, AUG होगा। तो भाई साहब ने क्या बताया कि ये जो 2 कोडोन हैं वो ही इम्पोर्टेंट है, ये जो तीसरा है वो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, और ये हमेशा वोबल करता रहता है। वोबल मतलब डगमगाता रहता है। इसके अंदर जो युग्मन की क्रिया है या जुड़ने की जो क्रिया, क्योंकि इनके बीच में आपको पता हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत ही वीक होती है। किनके बीच में, साइटोसिन एंड ग्वानिन। कौन से साइटोसिन एंड ग्वानिन, जो कि साइटोसिन या ग्वानिन हो या कोई भी हो, यहाँ पे जो लास्ट के जो 3 नंबर का है, मान लो इधर कर लें 1 2 3, तो mRNA का तीसरा, mRNA का पहला और tRNA का तीसरा, या इसको 1 2 3 ऐसे कर दो, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो कोड हैं लास्ट के, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते कंपैरिजन टू फर्स्ट और सेकंड के। फर्स्ट और सेकंड इम्पोर्टेंट होते हैं किसके लिए, इस tRNA के लिए। कि देखो मैंने अभी एग्जांपल बताया था ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में मैंने ये बताया था कि GGA, GGC, GGU, ये ऐसे बताया था मैंने कि ये सारे जो हैं वो ग्लाइसिन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो GG आ गया, यहाँ पे भी ग्वानिन, यहाँ पे भी ग्वानिन। तो ये इंपॉर्टेंट है tRNA के लिए, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तीनों। क्यों? क्योंकि देखो ये आएगा तो भी वही tRNA आएगा। जैसे मान लो ये ग्लाइसिन है यहाँ जुड़ा हुआ, तो अगर ये कोड आएगा यहाँ पे ये कोड आएगा तो भी यही tRNA आएगा, ये कोड आएगा तो भी यही tRNA आएगा, ये कोड आएगा तो भी ये tRNA। तो क्या हुआ, tRNA के आराम हो गया। कैसे कि भाई इनमें से कोई भी एक आए, मेरे को ही आना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे अंदर म्यूटेशन आने के बहुत कम चांसेज है। तो यही हाइपोथेसिस में बताया था आपके फ्रांसिस क्रिक ने। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा और है कि एक तो इनिशिएशन कोडॉन होते हैं, जिनको प्रारंभन कोड बोलते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को प्रारंभ करते हैं, और एक होते हैं टर्मिनेशन कोडॉन। ये इनके फीचर में मैंने आपको बताया नहीं थे। तो इनिशिएशन कोडॉन वो होते हैं जो कि ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करते हैं, लाइक एज एग्जांपल AUG,
ठीक है। टर्मिनेशन कोडोन वो कोडोन होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट करते हैं या उसका समापन कराते हैं, उसको बोलते हैं टर्मिनेशन कोडोन। ये होते हैं UGA, है ना, इस प्रकार से एग्जाम्पल। तो हम कह सकते हैं कि इनिशिएशन कोडोन वो कोडोन है जो कि स्टार्ट करते हैं और टर्मिनेशन कोडोन एंड करवाते हैं। इनिशिएशन कोडोन के लिए अमीनो एसिड लेकर आता है टीआरएनए, टर्मिनेशन कोडोन के लिए कोई टीआरएनए अमीनो एसिड वो लेकर नहीं आता। ये बेचारे अकेले रहते हैं, इनके लिए कोई अमीनो एसिड नहीं होता, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।